हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू जीएस एंड लॉ आईपीसी चैप्टर 4 के पार्ट में आपका स्वागत है। आज हम सेक्शन 85 से 96 करेंगे। ये सारे प्रोविजंस जनरल एक्सेप्शंस को बताते हैं। सेक्शन 85 में दिया गया है एक्ट ऑफ अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ जजमेंट बाय द रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन, यानी कि यदि कोई व्यक्ति ड्रंक है और उसका जजमेंट इनकेपेबल है और उसने अपनी विल के अगेंस्ट में कोई कार्य किया है, तो ऐसे में उस पर्सन का एक्ट कोई भी ऑफेंस नहीं माना जाएगा। ध्यान रखना होगा कि जिस समय पर वो एक्ट कर रहा था उस समय पर वो इन दी स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन था या फिर नहीं। इसके पीछे तर्क ये है कि ऐसा व्यक्ति अपने कार्य के नेचर को समझने में असमर्थ है और उसको ये नहीं पता है कि उसका एक्ट रॉन्ग है या फिर कॉन्ट्रेरी टू लॉ है। अब आपको लगेगा कि ऐसे तो हर कोई ड्रंक होने का डिफेंस ले सकता है, इसीलिए यहाँ पर एक प्रोवाइजो दिया गया है और इसके हिसाब से जिस सब्सटेंस की वजह से वो पर्सन इंटॉक्सिकेटेड है उसको वो सब्सटेंस बिना उसकी नॉलेज के दिया गया है या फिर उसकी विल के अगेंस्ट में दिया गया है, तभी वो सेक्शन 85 का लाभ उठा सकता है। इसी सब्जेक्ट मैटर के ऊपर एक केस है सूरज जगन्नाथ यादव वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2020। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अक्यूज्ड इंटॉक्सिकेशन का डिफेंस तभी ले सकता है जब उसने इस चीज को प्रूव कर लिया हो कि उस ऑफेंस को करने की उसकी कोई भी इंटेंशन नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए ए बी की हत्या करने के लिए जाता है और रास्ते में वो अल्कोहल कंज्यूम कर लेता है। अब यहाँ पर बी का मर्डर करने के बाद ए इस चीज का डिफेंस नहीं ले सकता कि वो इंटॉक्सिकेटेड था, बिकॉज उसका इंटेंशन बी को मर्डर करना है। इसके अलावा ओनर्स ऑफ प्रूफ अबाउट रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन ये किसके ऊपर होगा, ये भी कोर्ट ने बताया और ये अक्यूज्ड को ही बताना होगा कि किस वजह से अक्यूज्ड इंटॉक्सिकेटेड हो गया। फॉर एग्जाम्पल, जो इलस्ट्रेशन हमने लिया उसमें माइट बी अक्यूज्ड के पास यही रीजन हो कि क्योंकि वो बी को मारने जा रहा था इसलिए उसने खुद को इंटॉक्सिकेट किया। अब ये जितने भी फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस हैं ये अक्यूज्ड को ही प्रूव करने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू गेट द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 85। इसके बाद कोर्ट ने ये भी कहा कि जो एविडेंस ऑफ ड्रंकनेस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू प्रूव ए स्पेसिफिक इंटेंट ऑफ द अक्यूज्ड, क्योंकि ड्रंकनेस के केस में आप डिफेंस यही ले रहे हैं कि हमारी कोई भी इंटेंशन नहीं था ऐसा एक्ट करने का। कोर्ट ने आगे एक बहुत अच्छी बात कही कि हर व्यक्ति को ये पता होता है कि उसके एक्ट्स की वजह से क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और सिर्फ यही स्टैब्लिश कर देना कि अक्यूज का माइंड अफेक्टेड हो गया था ड्यू टू बीइंग इंटॉक्सिकेटेड ये सफिशिएंट नहीं होगा इन जस्टिफाइंग एनी वायलेंट एक्ट। कुल मिलाके कोर्ट का ये कहना था कि आपको ये प्रूव करना पड़ेगा दैट यू हैड नो प्रायर इंटेंशन ऑफ डूइंग एन ऑफेंस। इसके बाद 1971 का केस है चेतराम वर्सेस स्टेट। इसमें वॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन के बारे में बात की गई है और कोर्ट ने ये चीज साफ कर दी कि वॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन क्रिमिनल लाइबिलिटी का एक्सेप्शन कभी भी नहीं हो सकता। सेक्शन 86 बात करता है ऑफेंस रिक्वायरिंग अ पर्टिकुलर इंटेंट और नॉलेज कमिटेड बाय वन हु इज इंटॉक्सिकेटेड। यहाँ पर उसी चीज को और क्लैरिफाई कर दिया गया है कि अगर एक व्यक्ति इंटॉक्सिकेटेड है और उसने बिना नॉलेज या फिर इंटेंशन के कोई कार्य कर दिया है तो उसको ऑफेंस नहीं माना जाएगा। कुल मिलाके इस प्रोविजन में ये कहा गया है कि क्या उस व्यक्ति को सेम नॉलेज थी while being intoxicated as if he was not intoxicated। मतलब पर्सन की नॉलेज जरूरी है। मान लीजिए ए और बी दो पड़ोसी हैं और ए की हमेशा से इंटेंशन रही है कि बी के साथ जो उसके घर की दीवार लगी हुई है वो उसको गिरा दे। अब इसके बारे में ए काफी लोगों से कह भी चुका है और बी के साथ झगड़ा भी कर चुका है और उसको इस बात की धमकी भी दे चुका है। अब एक दिन ए इंटॉक्सिकेटेड हो गया और उसने उसी अवस्था में जाके बी के घर की दीवार गिरा दी। अब जाहिर सी बात है कि ए को नॉलेज थी कि उसके दीवार गिराने की वजह से बी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचेगा, लेकिन फिर भी उसने ऐसा किया। हाउएवर, यहाँ पर एक और चीज ध्यान रखेगा कि यदि ए को किसी ने उसके विल के खिलाफ या फिर बिना उसके नॉलेज के इंटॉक्सिकेट कर दिया और उसने बिना नॉलेज और इंटेंशन के बी की दीवार गिरा दी तो वो लायबल नहीं होगा। मतलब ए तभी लायबल होगा जब इसकी नॉलेज में दोनों बातें हों, मतलब कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज एक्ट एंड द नॉलेज ऑफ बीइंग इंटॉक्सिकेटेड। इसी चीज को पॉल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन किया और कहा कि वॉलेंट्री ड्रंकनेस के केस में ये प्रिज्यूम कर लिया जाता है कि अक्यूज के पास पूरी नॉलेज थी, बिकॉज तब उसको ऐसा ट्रीट किया जाएगा दैट ही वॉज नॉट ड्रंक। सेक्शन 87 में दिया गया है एक्ट नॉट इंटेंडेड एंड नॉट नोन टू बी लाइकली कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट डन बाय कंसेंट। मतलब किसी व्यक्ति की कंसेंट के साथ आपने कोई ऐसा एक्ट किया जिससे उस व्यक्ति की डेथ हो गई या फिर उसको ग्रीवियस हर्ट हो गया, बट आपका इंटेंशन या फिर नॉलेज नहीं थी
कि आपके एक्ट की वजह से ये चीज हो जाएगी। अब देखिए मेनली ये प्रोविजन मेडिकल प्रोफेशनल्स को बचाता है, मतलब पेशेंट और उसकी फैमिली के कंसेंट के साथ यदि कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर बिना इंटेंशन के या फिर नॉलेज के किसी पेशेंट को दवा देता है जिसकी वजह से पेशेंट की डेथ हो जाती है तो उसको ऑफेंस नहीं माना जाएगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पर डॉक्टर की इंटेंट पेशेंट को बचाने की थी। अब यहाँ पर सेक्शन की लैंग्वेज को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहले लिख दिया गया है नथिंग विच इज नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ इज एन ऑफेंस। आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि नथिंग इज एन ऑफेंस, फिर बीच में कंडीशन दी गई है। एक तरीके से ये नो ऑफेंस ही कह रहे हैं। अब देखिए इस प्रोविजन में कंसेंट को और ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया गया है और कहा गया है कि जो कंसेंट है वो 18 या फिर उसके ऊपर के व्यक्ति के द्वारा दी गई हो, वेदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। अब देखिए नेक्स्ट इसमें रिस्क वाले फैक्टर को भी अकाउंट किया गया है और कहा गया है कि किसी व्यक्ति ने रिस्क के बारे में पता होते हुए अपनी कंसेंट दी हो तो भी वो ऑफेंस नहीं होगा। अब यहाँ पर एक फाइटिंग मैच का एग्जाम्पल दिया गया है कि ए और जेड ने अग्री किया टू फाइट ईच अदर फॉर अम्यूजमेंट। अब यहाँ पर दोनों लोगों ने अग्री कर लिया है कि अगर दोनों में से किसी को भी हार्म होगा ड्यूरिंग सच फाइट तो उसको ऑफेंस नहीं माना जाएगा। अब यहाँ पर ए और जेड दोनों ने ही अपनी अपनी कंसेंट दे दी है। इसके बाद है एक्ट नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ डन बाय कंसेंट इन गुड फेथ फॉर पर्सन्स बेनिफिट, सेम एज द केस विद डॉक्टर एंड पेशेंट। जहां पर पेशेंट के बेनिफिट के लिए डॉक्टर उनको कोई ट्रीटमेंट देते हैं। अब डॉक्टर को पता है कि 50-50% चांसेस हैं कि ये दवा पेशेंट के ऊपर काम करे या फिर नहीं। यहाँ पर पेशेंट के बेनिफिट को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर ने उसको दवा दे दी। यहाँ पर डॉक्टर का इंटेंशन पेशेंट का बेनिफिट था, लेकिन फिर भी अगर उसकी डेथ हो जाती है तो डॉक्टर लायबल नहीं होंगे। बाकी इसमें पूरी लैंग्वेज प्रीवियस सेक्शन की तरह है और इसमें इलस्ट्रेशन भी सर्जन का दिया हुआ है। इसके बाद है एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ चाइल्ड और इनसेन पर्सन बाय कंसेंट ऑफ द गार्जियन। इसका मतलब ये है कि चाइल्ड या फिर इनसेन पर्सन के लिए यदि आप कोई काम करते हैं इन गुड फेथ फॉर देयर ओन बेनिफिट बाय द कंसेंट ऑफ द गार्जियन या फिर बाय द कंसेंट ऑफ द पर्सन हु इज लॉफुली चार्ज ऑफ दैट पर्सन, और ऐसा कार्य करते समय अगर उस चाइल्ड या फिर इंसेन व्यक्ति को कोई हार्म हो जाता है तो उसको ऑफेंस नहीं माना जाएगा। अब यहाँ पर प्रोवाइजो भी दिए गए हैं और इसमें सबसे पहले ये कहा गया है कि इट शैल नॉट एक्सटेंड टू इंटेंशनली कॉजिंग डेथ और अटेम्प्टिंग टू कॉज डेथ। मतलब आप किसी को एक्ट में यूथेनेशिया नहीं दे सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इंसेन व्यक्ति है और आप चाहें कि उसके बेनिफिट के लिए आप उसकी डेथ कॉज कर दें तो ऐसा नहीं हो सकता और आपको इस प्रोविजन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसके बाद सेम चीज को रिपीट किया गया है बट एक्सेप्शन का एक्सेप्शन दे दिया गया है। मतलब वैसे तो आप किसी भी चाइल्ड या फिर इंसेन पर्सन की यदि डेथ कॉज करते हैं तो उसको ऑफेंस माना जाएगा, बट अगर आपका एक्ट उसको डेथ या फिर ग्रेवियस हर्ट से बचाने का है या फिर किसी डिजीज या इन्फर्मिटी से बचाने का है और आपके एक्ट की वजह से उस चाइल्ड या फिर इंसेन पर्सन की मृत्यु हो जाती है तो वो ऑफेंस नहीं होगा। ध्यान रखिएगा ये एक्सेप्शन का एक्सेप्शन है। इसके बाद सेम चीज ग्रेवियस हर्ट को लेकर भी दी गई है। अब सेकेंडली में हमने डेथ के बारे में पढ़ा था और थर्डली में हम ग्रेवियस हर्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। बाकी पूरा प्रोविजन सेम है। फिर फोर्थ एंड लास्ट प्रोवाइजो है कि जहां पर भी आपने अबेटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस किया, मतलब चाइल्ड या फिर किसी इंसेन व्यक्ति से अगर आपने कोई ऑफेंस करवाने की कोशिश की तो आपको इस प्रोविजन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। फिर सेक्शन 19 में बात आती है कंसेंट की। इसमें दिया गया है कंसेंट नोन टू बी गिवन अंडर फियर और मिसकंसेप्शन। मतलब यदि किसी व्यक्ति की कंसेंट फियर ऑफ इंजरी की वजह से ली गई हो या फिर मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट की वजह से ली गई हो और ऐसा करने वाले व्यक्ति को इस बारे में पता हो कि वो फियर या फिर मिसकंसेप्शन की वजह से किसी व्यक्ति की कंसेंट ले रहा है या फिर कोई कंसेंट अनसाउंड व्यक्ति के द्वारा या फिर इंटॉक्सिकेटेड व्यक्ति के द्वारा दी गई है विदाउट अंडरस्टैंडिंग द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज कंसेंट, या फिर आपने 12 साल से कम उम्र के बच्चे से उसकी कंसेंट ली है तो उस कंसेंट को कंसेंट नहीं माना जाएगा। मतलब पहला तो फियर या फिर मिसकंसेप्शन, सेकेंडली इंसेन व्यक्ति से या फिर इंटॉक्सिकेंट व्यक्ति से और थर्डली चाइल्ड से। अगर कंसेंट लेते समय आपका केस इन तीनों में से किसी कैटेगरी में आता है तो फिर उस कंसेंट को सही नहीं माना जाएगा। इसके बाद है सेक्शन 91। इसमें कहा गया है एक्सक्लूजन ऑफ एक्ट्स विच आर ऑफेंसेस इंडिपेंडेंटली ऑफ द हार्म्स कॉज्ड। इसमें यह कहा गया है कि सेक्शन 87, 88 और 89 उन एक्ट्स पे एक्सटेंड नहीं करेगा विच आर इंडिपेंडेंटली एन ऑफेंस यदि उस कंसेंट का ऑब्जेक्टिव
किसी को हार्म पहुंचाना है ऑन द बिहाफ ऑफ द पर्सन जिसने कंसेंट दिया हो, मतलब आपने किसी व्यक्ति की कंसेंट लेके किसी और व्यक्ति को नुकसान पहुंचाया तो उस व्यक्ति की कंसेंट नहीं मानी जाएगी। फिर सेक्शन 92 में है एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ अ पर्सन विदाउट कंसेंट। इस सेक्शन का सहारा अक्यूज तभी ले सकता है जबकि इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेक द कंसेंट। मतलब मान लीजिए पेशेंट कोमा में है, अब जाहिर सी बात है कि पेशेंट अपने लिए कंसेंट नहीं दे सकता और ना ही उसके कोई फैमिली मेंबर्स हैं। ऐसे में अगर डॉक्टर कोई भी एक्ट उस व्यक्ति के बेनिफिट के लिए करता है तो वो ऑफेंस में नहीं आ सकता। यही चीज यहाँ पर दी गई है कि द पर्सन इज इनकेपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट एंड ही हैज नो गार्जियन और अदर पर्सन इन लॉफुल चार्ज ऑफ हिम। इसके बाद यहाँ पर एक प्रोवाइजो भी दिया गया है और पहले की तरह इसमें भी इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ के बारे में कहा गया है कि ये सेक्शन डेथ के केसेस पे अप्लाई नहीं होगा। इसके अलावा सेम चीज दी गई है कि अगर कोई एक्शन डेथ कॉज करता है तो इट कैन बी ऑफ एनी अदर पर्पस एक्सेप्ट प्रिवेंटिंग डेथ और ग्रीवियस हर्ट और क्योरिंग डिजीज और इन्फर्मिटी। वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट के बारे में दी गई है एंड लास्ट में अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस के बारे में बताया गया है। देखिए 2018 का केस है कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में कहा गया कि सेक्शन 92 के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति प्रोटेक्टेड है तो उसको सेक्शन 92 का बेनिफिट मिलेगा इवन इफ ही कैन नॉट ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ द पर्सन। सेक्शन 93 में है कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ। यदि आपने किसी व्यक्ति की भलाई के लिए उसको कोई चीज कम्युनिकेट की है तो इट वुड नॉट बी एन ऑफेंस। इसको समझने के लिए हम इलस्ट्रेशन देखेंगे। एक सर्जन ने पेशेंट को कम्युनिकेट किया कि उनके ओपिनियन में द पेशेंट कैन नॉट लिव। अब ये बात सुनने के बाद पेशेंट शॉक की वजह से मर गया। यहाँ पर यह माना जाएगा कि उस सर्जन ने कोई भी ऑफेंस नहीं किया। अब उसको पता तो था कि शॉक की वजह से पेशेंट की डेथ हो सकती है बट हिज एक्ट वाज फॉर द बेनिफिट ऑफ द पेशेंट। इसके बाद सेक्शन 94 में कहा गया है कि वो व्यक्ति जिसको धमकी देकर कोई भी ऑफेंस करने पे मजबूर किया गया है और उस व्यक्ति को रीजनेबल एप्रीहेंशन है कि अगर वो कहे अनुसार काम नहीं करेगा तो उसकी इंस्टेंट डेथ हो जाएगी, तो ऐसे व्यक्ति के एक्ट्स जो कि ड्यूरेस में है उसको ऑफेंस नहीं माना जाएगा। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर पहले ही कह दिया गया है एक्सेप्ट मर्डर, मतलब ए, बी और सी तीन लोग हैं। अब यहाँ पर ए ने बी को धमकी दी कि तुम सी को मार दो वरना मैं तुमको मार दूंगा। अब ऐसा नहीं होगा कि अगर बी सी की मर्डर कर देता है तो उसको सेक्शन 94 का बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है एक्सेप्ट मर्डर। मतलब अगर ए ने ये कहा होता कि तुम सी को चोट पहुंचाओ और बी ने ऐसा करा होता तो वो सेक्शन 94 से कवर होता, बट अगर बी ने सी की हत्या कर दी तो उसको सेक्शन 94 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर प्रोवाइजो दिया गया है कि सेक्शन 94 का बेनिफिट उसी व्यक्ति को मिलेगा जिसने खुद को उस सिचुएशन में ना कंस्ट्रेन किया हो। मतलब ऐसा नहीं है कि आप अपने फ्रेंड से कहें कि तुम मुझे धमकाओ कि मैं जाके बैंक लूट लूं और आपके फ्रेंड ने आपको धमकाया जिसकी वजह से आपने बैंक लूट लिया, तो आपको सेक्शन 94 का फायदा नहीं मिलेगा। इसके अलावा ये चीज इंपॉर्टेंट और है कि आपको इंस्टेंट डेथ का एप्रीहेंशन हो। मतलब ये नहीं कि मान लीजिए ए ने बी को धमकाया कि तुम सी के घर में चोरी कर लो वरना 1 साल बाद मैं तुमको मार दूंगा। अब ऐसे केस में बी अगर ये एक्ट करता है तो वो सेक्शन 94 से कवर नहीं होगा, बिकॉज ए ने कहा था कि वो 1 साल बाद हत्या करेगा। इंस्टेंट डेथ का यहाँ पर एप्रीहेंशन नहीं है। अब इसी चीज को एक्सप्लेनेशन 1 में बताया गया है और कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी खुद की इच्छा से या फिर ऑन द थ्रेट ऑफ बीइंग बीटेन किसी डेकॉइट्स की गैंग को ज्वाइन कर लेता है, ये पता होते हुए कि डेकॉइट्स कौन सा काम करते हैं, तो उस व्यक्ति को इस सेक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब देखिए पिछले एक्सप्लेनेशन में बात की गई थी कि अगर किसी व्यक्ति ने डकैत्स की गैंग को ज्वाइन कर लिया है। एक्सप्लेनेशन 2 में कहा गया है कि अगर डकॉइट्स की गैंग ने किसी व्यक्ति को बंदी बना लिया है और उससे कहा है कि वो एक ऑफेंस करे, फॉर एग्जाम्पल एक लोहार को कंपेल किया गया फॉर फोर्सिंग द डोर ऑफ द हाउस ताकि डेकॉइट्स वहां पर जाके प्लंडरिंग कर सकें, तो उस लोहार को इस सेक्शन का बेनिफिट मिलेगा। अब लोहार ने इनकी गैंग को नहीं ज्वाइन किया बल्कि उसको कंपेल किया गया था फॉर डूइंग एन ऑफेंस। इसके बाद लास्ट में सेक्शन 95 में दिया गया है एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म। मतलब अगर आपने किसी व्यक्ति को हार्म तो पहुंचाया है बट वो हार्म बहुत कम है, मतलब ऐसा है कि ऑर्डिनरी सेंस का व्यक्ति उस हार्म के बारे में कंप्लेन नहीं करेगा, तो उस एक्ट को ऑफेंस नहीं माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ए ने बी के हाथ पे एक मुक्का मार दिया विद द इंटेंशन ऑफ अम्यूजमेंट और उसकी वजह से बी को ज्यादा चोट भी नहीं लगी। ऐसे हार्म को हम स्लाइट हार्म कहते हैं।
तो ये था हमारा एनालिसिस आईपीसी के चैप्टर 4 का। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और हाँ, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद।